सबसे बड़ा सवाल में आज हम बहस कर रहे हैं अनुपम खेर के उस भाषण पर जो कि सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो चुका है। सवाल हमारा यह है, क्या अनुपम खेर के इस भाषण ने मोदी विरोधियों की बोलती बंद कर दी है? प्रियंका को सुनकर ऐसा लगता नहीं है। जेएनयू विवाद भी क्या बढ़ती असहिष्णुता का नतीजा है और क्या असहिष्णुता शब्द को मोदी के खिलाफ मार्केट किया जा रहा है? प्रियंका, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं जेएनयू विवाद और इनटॉलरेंस के बीच क्या रिलेशन है? शब्द क्या है? जेएनयू में जो हो जेएनयू विवाद और इनटॉलरेंस के बीच क्या रिलेशन है? शब्द क्या है? जेएनयू में जो हो रहा है उसे इनटॉलरेंस आप कैसे कह रहे हैं? इनटॉलरेंस इस बात का है कि जिन्होंने एंटी इंडिया नारेबाजी की उनको अब तक पकड़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पकड़ा गया है वो सब सामने आ ही रहा है कि पीडीपी से जो उनको सरकार बचानी है, सत्ता में रहना है जम्मू और कश्मीर में, उसकी वजह से जो नारेबाजी कर रहे थे उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। जो स्टूडेंट्स छात्र वहां पे नहीं पाए गए, एविडेंस की बात कर रही हूँ, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर में आया है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस अकाउंट नहीं है कि कन्हैया वहां पे थे, उसके हिसाब से उन पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। तो इनटॉलरेंस इस बात का है कि कन्हैया हर बार आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, कन्हैया ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है, कन्हैया ने सरकार के खिलाफ बोला है, कन्हैया ने किसानों की आवाज उठाई है, कन्हैया ने रोहित वेमुला की आवाज उठाई है। तो इनटॉलरेंस उसमें झलकता है कि सेडिशन चार्ज रोहित वेमुला ने किसकी आवाज उठाई थी, ये भी आपको याद होगा। और रिहाई उसको रोहित वेमुला ने किस पे बात उठाई थी वो भी जानते हैं कि एबीवीपी के छात्रों ने खुद ने कहा था कि वो उसमें शामिल नहीं थे जहां पे एंटी हैंगिंग के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट के बारे में एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ था, वो रोहित वेमुला उसमें भी नहीं थे। उन्होंने जो आवाज उठाई थी, जो एक फेक बेसिस पे उठाई थी, जो एबीवीपी के छात्रों ने खुद ने मानी है, और जो भी दत्तात्रेय जी ने किया था वो एक फेक इंसिडेंट के हिसाब से किया था, वो भी सब जानते हैं। तो मानक जी मैं सरप्राइज हूं कि आप इस बारे में आप यहाँ पे जो हुआ है रोहित वेमुला के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। प्लीज मुझे जज मत करिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ जो कुछ बातें हमारे सामने उसके आधार पर। राजा बुंदेला, इनटॉलरेंस आप समझ गए ना? प्रियंका आप क्या कह रही है? इनटॉलरेंस ये है कि अगर कोई आदमी मोदी के खिलाफ बोलता है, आरएसएस के खिलाफ बोलता है, आप उसको सेडिशन के चार्ज में अंदर डाल देते हैं। उन लोगों को आप अरेस्ट नहीं करते हैं जिन्होंने असल में वो नारे लगाए। इनटॉलरेंस की ये परिभाषा है फिलहाल जेएनयू के मामले में। मानक जी, इस देश में कितने कितने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, हम सब जानते हैं। अगर इस तरह की कोई नियत होती और इस तरह की कोई भी विचारधारा होती तो सबसे पहले वहां होती। मध्य प्रदेश में तीसरी बार हम चुन के आए, इसी विचारधारा वाले कांग्रेसी सबसे दिग्गज नेता वहीं से आते हैं, मध्य प्रदेश से। उनका क्या हश्र हुआ? अगर यही सोच है कि आरएसएस और बीजेपी केवल उन्हीं लोगों को दबाती है, उन्हीं लोगों को दंडित करती है जो आरएसएस और बीजेपी, अगर हम आरएसएस के सपोर्टर हैं तो इसमें दुख किस बात का है भाई? इसमें हमें तो शर्मिंदगी नहीं है, जिनको लग रहा है वो शर्मिंदा हो। हम अगर बीजेपी की सपोर्टर हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। और 282 सीट हम चुन के आए हैं, ये जान के भी कि भैया हम आरएसएस के हैं, हम बीजेपी के हैं। ये इनकी विचारधारा के लोग 44 पर क्यों अटक गए और दूसरे राज्यों में दूसरे के कंधे पे सहारा लेके क्यों बैठे हैं? ये बिहार में आए, किसके कंधे पे सहारा लेके आए? अभी किसके बंगाल में किसके कंधे पे बैठने की ये कोशिश कर रहे हैं? अरे अपनी विचारधारा के बारे में खुद सोचो, अपने गरेबान में जाके सोचो। 57 साल में अगर तुम्हारी विचारधारा इतनी अच्छी थी तो ये देश आज 67% गरीबी की रेखा के पीछे, 36% अशिक्षित नहीं होते, हम कहीं के कहीं पहुंच देते। और जिस साम्यवाद की ये बड़ा बात कर रहे हैं, उस साम्यवाद का सरकार 35 साल वेस्ट बंगाल में थी। आखिरी आदमी अगर वहां देखा गया हाथ से रिक्शा चलाते हुए तो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में देखा गया है। किस साम्यवाद को लेके आ रहे हैं? लेनिन को, मार्क्स को, स्टालिन को, जहां पर रोमानिया खत्म हो चुका है, पोलैंड खत्म हो चुका है, रूस खत्म हो चुका है और चाइना खत्म होने की गर्त पे है। उस विचारधारा के कंधे पर बैठ के कांग्रेस राज करना चाहती? ऐसा तो नहीं है मौलाना देहलवी कि इनटॉलरेंस के इस कैंपेन में कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि देश विरोधी नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में लाने की कोशिश। मैं यही क्या, मेरा कहना है, एक है सत्ता विरोध और एक है देश विरोध। देश विरोधी कोई भी हो उसको किसी सूरत में क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या वो अफजल हो, क्या वो भिंडरावाला हो, दोनों के लिए एक मापदंड होना चाहिए। दूसरी बात, सिन्हा साहब से बड़े अदब के साथ, आपकी किसी विचारधारा के साथ कोई भी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन एक चीज पे सबसे आगे, क्या प्रियंका चौधरी या चतुर्वेदी हो, सिन्हा साहब या आप या मानक हो, मैं संघ या किसी मजलिस के तहत नहीं, ये देश चलेगा भारतीय संघ के संविधान के तहत। और तीसरी और अंतिम बात, मेरा कहना यह है कि आप ये बताइए कि आपको वो लोग तो नजर आ रहे हैं जो 8 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनके बारे में हम सब कह रहे हैं, आप लोग गिरफ्तार करके लाइए। लेकिन श्रीनगर की सड़कों के ऊपर जुमे की नमाज के बाद
अलग अलग जगहों पे जब आपकी सरकार के जो लोग चेहरे नजर आते हैं, जो बाकायदा वीडियोग्राफी में आते हैं, क्या वजह है कि आप उनके। और एक आखिरी बात रोहित वेमुला पर जो आपने कहा, इस सरकार के अंदर जो है अंदर ही इंटॉलरेंस है। वो कैसे है? माननीय प्रधानमंत्री ने भावुक होकर लखनऊ में कहा मां भारती ने अपना लाल खो दिया था। स्मृति ईरानी ने जज्बात की इंतहा तोड़ते हुए कहा एक बच्चा शहीद हो गया, बच्चा मारा गया था। और अगले दिन क्या होता है? अगले दिन यह होता है कि जनरल वीके सिंह, जिनके जूनियर आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही हैं, वो कहते हैं कि रोहित वेमुला कैसे आइकॉन हो सकता है, वो तो आतंकियों का समर्थक। ये सब मिलके प्रधानमंत्री की अवहेलना करते हैं, ये सब मिलकर प्रधानमंत्री की विचारधारा को तोड़ते हैं। इसलिए इंटॉलरेंस कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार में इंटॉलरेंस है, जिसकी वजह से पूरे देश को ये इंटॉलरेंस पर मुब्तला करना चाहते हैं। आप तो मौलाना प्रधानमंत्री को सही मान रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं इस बात पे आप मैंने तो मना, मैं तो आपको देखिए मानक, एक घर में 1000 तरह की विचारधारा होती है, ऐसे नहीं हो सकता। और हर विचारधारा पे लोग अपने तरह से चलना चाहते हैं। बीजेपी एक फ्री ठीक है, ये आपके लिए एक राहत की बात है कि मौलाना साहब कह रहे हैं मोदी जी ठीक है, अगली बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। राकेश जी जरा आप भी आइए। राकेश जी, अनुपम खेर तो ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस मोदी के खिलाफ मार्केट किया गया है, जानबूझ के बदनाम करने के लिए। कैंपेन वो लोग चला रहे हैं जो शैंपेन पीते हैं, 5 स्टार होटलों में बैठते हैं और घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। लेकिन क्या वाकई हमें पता है, हमने पहले भी इस बारे में डिबेट की, ये इंटॉलरेंस आपको भी लग रहा है राकेश जी सिर्फ उन्हीं सर्कल्स में, इंटेलेक्चुअल्स के सर्कल में है और नीचे जमीन पर नहीं है? देखिए मानक जी मैं मानता हूं कि चाहे मीडिया हो या मीडिया से बाहर, हम थोड़ी सब्र के साथ और धैर्य के साथ और सधे शब्दों में डिबेट करें। आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है। मैं 2 नाम लेता हूं, एक प्रियंका चतुर्वेदी जी आपके चैनल में है, बहुत अच्छा बोलती हैं। दूसरा एक तीस्ता सेतलवाद का लेता हूं। तीस्ता सेतलवाद पर सरकार ने नोटिस भेजा, जेल भेजा, कहिएगा इंटॉलरेंस है। प्रियंका जी भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलती है, इनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यदि प्रियंका जी भी तीस्ता सेतलवाद की तरह विदेशों से पैसा लेती एनजीओ के नाम पर, उन पैसे का कहती कि नहीं अकाउंट में नहीं दूंगी, पैसा तो लूंगी सरकार के नियम के अनुसार, चाहे वो यूपीए की सरकार हो कि बीजेपी की सरकार हो कि लेफ्ट की सरकार हो, एनजीओ के प्रति एक नियम है। उस नियम में यूपीए की सरकार में ढीलापन दिया गया था। इस सरकार ने कहा विदेश से पैसा लेते हिसाब दीजिए। आज अवार्ड वापसी करने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिनको विदेशों से एनजीओ के लिए पैसा मिलता था। उन पैसे पर कार्रवाई हुई, आज वे अवार्ड वापसी में और इंटॉलरेंस का नारा दे रहे हैं। देखिए एक विशेष सर्कल बन गया है। संवाद करना, सरकार का विरोध करना एक बात है, हल्ला बोलना और बात है। हल्ला बोलना संवाद नहीं होता है। आज इंटॉलरेंस के नाम पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल रहे। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस देश के न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि गोडसे से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, गांधी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1960 के दशक में जब बहुत हंगामा मचा, फिर एक आयोग बनाया जिसका नाम था कपूर आयोग। कपूर आयोग ने भी क्लीन चिट दे दिया और न्यायालय के निर्णय में कहीं आरएसएस का नाम तक नहीं था। आज ये लोग 60 साल से कह रहे हैं कि गोडसे आरएसएस गांधी का हत्यारा है। ये कहां का संवाद है? ये कहां की मानसिकता है? आप दूसरे को हत्यारा कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, श्री गोलवलकर से लेकर श्री मोहन भागवत तक के को आप हत्यारा कर रहे हैं और आप कहते हैं संवाद कीजिए। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिपोक्रेट्स है। एक विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा के जेएनयू को लाल विचारधारा का लाल प्रयोगशाला बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसा लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। नई वैकल्पिक विचारधारा पनप रही है, यह इनके लिए दर्द का कारण है और दर्द सहना पड़ेगा। क्योंकि प्रियंका को अटैक कर रहे हैं, वो प्रियंका की पार्टी को अटैक कर रहे हैं। रूसी लोकतंत्र नहीं है, भारतीय लोकतंत्र है। मुझे नहीं पता, नहीं, प्रियंका जी पर मैं अटैक नहीं किया। मैंने कहा क्या प्रियंका जी पर कभी सरकार ने नोटिस भेजा? नहीं सर, ऐसा है कि बस वही दिन का इंतजार है और वो दिन भी शायद दूर नहीं है। क्योंकि आप सरकार के बारे में इतनी बात बोलती है, क्या सरकार ने कोई नोटिस भेजा? क्या ट्वीट किए हैं? नहीं सर, वो दिन भी दूर नहीं है सर। वो आप दिन चिंता भी मत करिए, वो दिन आएंगे। आपकी पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर्स ने डेफेमेशन नोटिस भेजे ट्वीट्स के ऊपर, रीट्वीट्स को लेकर। तो वो दिन भी दूर नहीं है कि आप मुझ पे भी नोटिस भेज दें और मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, उसके लिए हम लड़ पड़ेंगे। आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा, चिंता मत माने। जब तक इस देश में आप अगर गलत बोलेंगे, आप न्यायालय देखिए, न्यायालय में जाना तो खराब बात ही है, वो इंटॉलरेंस नहीं है। हमारी आवाज दबाने की कोशिश होगी, जहाँ हमारी आवाज दबाने की कोशिश होगी, उसके लिए मैं राकेश जी, उसके लिए हम पे डेफेमेशन लगे या
आप लोग हमारे ऊपर 10 आपकी आवाज 44 लोगों के होते हुए अभी नहीं दबा पा रहे एक हैं। सेकंड। मात्र 44 लोग हैं, आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी है। अच्छा ठीक, पिछली 1.5 साल से। ओके ओके, मानक 2019 तक सहेंगे। मानक ओके। मानक मौलाना साहब एक ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा कमेंट और चाह रहा हूं आपसे। मुझे पता है आप बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस का मतलब ये थोड़ा है कि आप देश विरोधी नारों के प्रति टॉलरेंस दिखाने लगे, इसलिए जेएनयू को आप इंटॉलरेंस कैसे देखिए, कह सकते हैं? पहली चीज ये है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, और शायद उस डिबेट में आप एंकरिंग कर रहे थे और सिन्हा साहब बैठे हुए थे और पेनका भी थी। मैंने उस दिन भी कहा था, राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र संविधान, राष्ट्र का निशान, इन और राष्ट्र अध्यक्ष कोई भी किसी भी पार्टी का हो, इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर टिप्पणी करता है, अवहेलना और इनका अपमान करता है, उसको इस देश में कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका हम सबको मुकाबला करना चाहिए। फिर वो परंतु मैं वही कह रहा हूं, मैं राकेश जी से बड़े अदब और एहतराम से कहता हूं, हम जिस संविधान की कसम खाते हैं, अगर उसी संविधान की अवहेलना करने वाले और बार बार उसी पे टिप्पणियां करने वाले और उसी न्यायालय के फैसलों को बार बार छेद करने वाले, क्या वे अकाली हो, क्या वो पीडीपी हो, जब जाके आप बात करते हैं, तब पूरी बहस को पलटा दिया है। नहीं पलटा है। नहीं, आप किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। वो इस पर बहस हम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप करने को तैयार हैं। आज आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, वो विषय अपने आप में एक बहुत शोध का विषय कैसे हो सकता है? शोध कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या एक प्रधानमंत्री के कातिलों को आप माफ कर सकते हैं? कहां कौन माफ करने की बात कर रहे हैं? अरे अदालत की बात कर रहे हैं। क्या अदालत जो निर्णय लेगी उसमें फैसला होगा? जेठमलानी साहब ने जिनका मुकदमा लड़ा, उन्हीं को भारत का विधि मंत्री बनाया गया था। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं नहीं ले जा रहा। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है इस डिबेट का, लेकिन पूरी डिबेट वो नहीं। एक बात कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई गलत फहमी है, कोई गलत लोग हैं परिवार में, उनको हमें ठीक करने के लिए उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा। यही कश्मीर का हिस्सा है, यही पंजाब का हिस्सा है, यही तमिलनाडु का हिस्सा है। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, इसी नोट पे एक ब्रेक ले रहा हूं। बहस जारी है। इस ब्रेक के बाद भी आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनटॉलरेंस, एक बार फिर से जैसे अनुपम खेर कह रहे हैं, ये इनटॉलरेंस जेएनयू विवाद के बाद फिर से कैसे सामने आ गया। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। सबसे बड़ा सवाल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए। एक और डिबेट जो रह गई है, बस क्लोजिंग में कमेंट्स लूंगा। राजा बुंदेला को यह लगता है कि ये टाइमिंग है, जानबूझकर जेएनयू का विवाद खड़ा किया गया मोदी को बदनाम करने के लिए, जबकि विपक्ष ये कहता है कि जानबूझकर नेशनलिज्म की डिबेट खड़ी की गई है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जिन पर मोदी नाकाम हुए। आपको टाइमिंग पर क्यों शक होता है राजा बुंदेला? देखिए, अगर आप पिछले 4-6 महीने के इतिहास में जाएं तो हमेशा जब कोई ऐसी बहुत बड़ा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज खड़ी होती है, तो उसके साथ ही पैरेलल मोदी का कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। आमिर खान साहब का कमेंट तब आया था जब मलेशिया में और सिंगापुर में हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे चर्चा करने वाले थे। ये भी जेएनयू वाला मुद्दा कब आया? जब पार्लियामेंट में कहीं कोई नहीं था, कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां घिर चुकी थी कि पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा था। जीएसटी बिल आना था, आपका फूड सिक्योरिटी बिल आना था, ये 2 बड़े बिल आने थे और दोनों बिलों पर चर्चा होनी थी, उस पर वोट होना था। प्रियंका जवाब दीजिए। उल्टा आरोप आपके ऊपर है। जेएनयू का घटना एक छोटी सी घटना थी, उसको किस तरह से बुलाऊंगा? और बीसी ने, एक मिनट, बीसी ने मना, उस प्रोग्राम के लिए बीसी ने मना किया। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी असहिष्णुता तो ये थी कि आपने कुलपति के उसको ऑर्डर को नजरअंदाज करके आपने वहां पे सभा की और उस सभा को आपने संचालित किया। और क्या हुआ? ये आप कोर्ट के बाद जेएनयू के स्टूडेंट्स ने किया, वो कांग्रेस ने थोड़े किया। नहीं, वो किसने सपोर्ट किया? तो सबसे पहले कौन गया वहां पर? सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए ना वहां बीजेपी के। प्रियंका उनसे कहिए जरा शांत हो जाए। मैं जानती हूँ सारे एक्टर्स और जो भी मूवी स्टार्स रहे हैं मैडम, मेरी पहचान दूसरी भी है, बहुत एक्टिव हैं। अब मुझे दूसरी बात, मुझे नहीं पता आपकी क्या पहचान है। मैं आपको जान लीजिए ना, जब पैनल में बैठते हैं तो एक दूसरे की पहचान जान नहीं जानना। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये मुझे पता है। नहीं, मैं राजा बुंदेला हूँ और बुंदेलखंड का प्रवक्ता हूँ। रोहित वेमुला ने सुसाइड शायद ये देखकर किया कि सेशन सामने आ रहा है, बजट सेशन सामने आ रहा है, तो मैं अपने आप को मार डालता हूँ जैसे एक मुद्दा बन जाए। शायद स्मृति ईरानी ने भी ये चिट्ठीबाजी तभी की क्योंकि वो जानती थी बजट सेशन आने वाला है।
आरएसएस नहीं चाहता है जीएसटी बिल पास हो, तो चलिए हम ऑपोजिशन को मुद्दा दे देते हैं। फिर ये दत्तात्रेय जी जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, उन्होंने भी शायद इसलिए लिखा हो। जेएनयू में जाकर सेडिशन का चार्ज भी सरकार ने शायद इसीलिए लगाया हो क्योंकि बजट सेशन है, चलिए ठीक है प्रियंका, आरएसएस की वजह से पास होना नहीं है, तो शायद उन्होंने मुद्दे हमारे हाथ प्रियंका, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। मुद्दे आपके हाथ में है ही नहीं, आप बड़े मुद्दों को उखाड़ रही हैं। के प्रियंका कह रही है कांग्रेस और विरोधियों के पास भी टाइमिंग के अपने अलग एग्जाम्पल है, लेकिन लगता यही है और साफ भी है कि जेएनयू के इस विवाद ने एक बार फिर से इंटॉलरेंस की डिबेट को दोबारा जिंदा कर दिया है, जो कि ऐसा लगा खत्म हो गया। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, माफ करिएगा। राजा बुंदेला, प्रियंका चतुर्वेदी, राकेश सिन्हा, मौलाना दहलवी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए न्यूज़ 24।